देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, एक ये वायर है जो कि बेंट है, एक ये वायर है, ये भी ऐसे बेंट है, ठीक है। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है ये, इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये दोनों इस तरह से प्लेस्ड हैं कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको O, है ना, इसको आप मान सकते हैं कि ये ओरिजिन है। देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर जो है ये x एक्सिस है, ठीक है। एंड ये वाले पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस है एंड ये ऑन द x एक्सिस लाई कर रहा है। आपको ऐसा एक अरेंजमेंट बना करके दिया गया है। करंट की डायरेक्शन भी गिवन है आपको, कि इस वाले वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है एंड इस वाले वायर में जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है। क्लियर है क्या, ये समझ रहे हैं? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये स्पेस डी एंड डी है दोनों तरफ से। क्लियर है? बताइए क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, आपको सबसे पहले तो देखना होता है कि कितने सेक्शन ऑफ वायर्स यहाँ पर अवेलेबल है ना। उन सारे सेक्शन की लेबलिंग कर देते हैं। तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इन चारों को ही हम स्ट्रेट वायर अलग अलग मान सकते हैं। इन सब की वजह से हम फील्ड लिखेंगे ओरिजिन पर, उन फील्ड्स का वेक्टर सम, ऐसे ही करना है हमको। क्लियर है? सबसे पहले हम अगर वायर 1 को देखें तो वायर 1 कौन सा है? वायर 1 समझिएगा, मैं इस वाले पार्ट को केवल बोल रहा हूँ, वायर 1 है ये। तो वायर 1 के लिए आप बोलेंगे कि इसकी वजह से जो फील्ड होगी सेंटर पर, ओरिजिन पर, आप बोलोगे कि भाई ये वायर 1 जो था इसकी तो एक्सिस पे ही है ये पॉइंट, एंड किसी भी वायर की एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो तो 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वजह से ओरिजिन पर कोई भी फील्ड नहीं होगी। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 0, है ना। इसी तरह से वायर 2 जो है, ये वाला वायर, इसके भी एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से भी फील्ड ओरिजिन पे 0। अब पॉइंट बच रहा है यहाँ पर कि वायर 3 एंड वायर 4। वायर 3 एंड वायर 4 को देखिए, वायर 3 की बात करें तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी उसको मैंने B3 बोल दिया है। B3 कितना होगा? तो अब ये केस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला केस है, बताइए। सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का केस बन रहा है एंड उसमें भी पॉइंट कहां पर है? जस्ट एक एंड के सामने है। तो इस केस में फील्ड का एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ था, लाइन ज्वाइनिंग टू अदर एंड्स। देखिए इस एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन एंड परपेंडिकुलर, दोनों बीच का एंगल 0 हो गया था, एंड इस एंड को अदर एंड से, इनफाइनाइट से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल जाएगी, तो एक एंगल 90 हो गया था। इस केस में जो हमने रिलेशन निकाला था फील्ड का वो इक्वल था म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट I upon 4 pi d, where d is the perpendicular distance of the point from the wire। तो ये फील्ड की वैल्यू मुझे दिख रही B3। बट यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कौन सी होगी? B3 की डायरेक्शन कौन सी होगी? इनवर्स डायरेक्शन होगी। इसी तरह से B4 मींस इस वायर की वजह से फील्ड लिखनी है। B4 कितना होगा? तो आप बोलेंगे भाई B4 के लिए भी सेम केस ही बन रहा है, ये वायर है एंड ये है पॉइंट। समझ पा रहे हैं? करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। आप क्या बोलेंगे? ये भी तो सेम केस है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी ही बनने वाला है। डायरेक्शन कौन सी? इसकी वजह से डायरेक्शन कौन सी? इसकी वजह से भी इनवर्ड ही है ना। तो आपको दोनों ही वेक्टर्स ये जो फील्ड के दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों ही वेक्टर्स आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो नेट फील्ड अगर लिखेंगे तो नेट फील्ड कितनी हो गई एट ओरिजिन? वो तो B3 एंड B4 दोनों के सम के इक्वल आ गई। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, डायरेक्शन कौन सी? इनवर्ड। ये आ गई ना नेट फील्ड। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें?
नो सर। देखिए आपको केस दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको, क्या है डायग्राम? आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड लेंथ ए है, करंट भी फ्लो हो रही है इस स्क्वायर फ्रेम के अंदर, आई करंट फ्लो हो रही है, आपको फील्ड बतानी है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी आपको दिख रहा है कहां पर है, एंड पॉइंट ओ पर, इन दोनों पॉइंट पर हमको फील्ड बतानी है। क्या करेंगे? तो फील्ड बताने के लिए आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई हम इस स्क्वायर फ्रेम के अंदर अलग अलग सेक्शंस की लेबलिंग कर सकते हैं। लेट दिस इज सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। इन सब की मैंने अलग अलग लेबलिंग कर दी है। इन सब की वजह से अलग अलग पॉइंट पी पर फील्ड निकालेंगे, देन उन सब का क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो आपको दिख रहा है कि B1 तो 0 होगा क्योंकि सेक्शन 1 के लिए तो पॉइंट पी एक्सिस पर है, बताइए ठीक है ना? B1 क्या हो गया, 0। B2 क्या हो गया, 0। तो ये दोनों तो हो गया 0। B3 एंड B4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो B3 को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए हमेशा आपको सिर्फ वो पॉइंट देखना है एंड वो वायर देखना है जिसकी वजह से आप फील्ड लिखने की बात कर रहे हैं। दिस इज द केस। बताइए ऐसा ही है ना? ये वायर 3 जिसको बोला है वो यहाँ पर है एंड पॉइंट P जिसको बोला है वो यहाँ पर है। ऐसा ही तो है कुछ केस, ठीक है? ओके, अब बताइए अगर इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है हमको तो क्या करें? तो ये पॉइंट P, ये करंट I, फील्ड लिखनी होती थी तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला क्या लगता था? तुम बोलेंगे कि फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by D and perpendicular distance in this case is A, ठीक है ना? इन ब्रैकेट साइन ऑफ द θ1 एंड साइन ऑफ द θ2। अब θ1 θ2 क्या होता है? तो ये है परपेंडिकुलर बेटा। परपेंडिकुलर को देखिए, इस पॉइंट को इस वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करिए, तो एक लाइन ज्वाइनिंग तो ये जा रही है एंड एक लाइन ज्वाइनिंग ये जा रही है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर के साथ बनने वाला ये एक एंगल है 45 डिग्री, एंड दूसरा एंगल कहां पर है? देखिए यहीं पर है ये परपेंडिकुलर एंड यहीं पर है लाइन ज्वाइनिंग। तो एक एंगल तो 45 है, दूसरा कौन सा है? 0 है, ठीक है ना? तो साइन 0 प्लस साइन 45 ये बन जाएगी क्या B3 की वैल्यू? ठीक है, B3 कुछ इतना हो गया। एंड B3 की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कौन सी है B3 की? इस वायर की वजह से जो डायरेक्शन होगी पॉइंट P पर फील्ड की कौन सी होगी? इनवर्ड। तो ये हो गया B3। अच्छा, जितना B3 है उतना ही B4 होगा क्योंकि सेम केस ही है B4 एंड B3 के लिए। देख सकते हैं आप, है ना? B4 का केस देखेंगे तो ये होता वायर एंड ये होता पॉइंट। अभी तो भी तो सेम केस बनता B4 के लिए भी, बताइए ठीक है ना? अरे बोलो भाई, समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। तो B4 की वैल्यू भी उतनी ही होती, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A 1/√2। डायरेक्शन इसकी भी इनवर्ड ही होती, इनवर्ड्स। तो दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड है। आपको अगर नेट फील्ड बतानी है पॉइंट P पर, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P BP कितनी हो जाएगी? तो म्यू नॉट अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक में, है ना? 2 टाइम्स ऑफ B3 या 2 टाइम्स ऑफ B4 लिख सकते हैं इसको। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कर दिया मैंने I बाई A 1/√2 इनवर्ड। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है? ओके, अब इसी तरह से अगर हमें पॉइंट O पर फील्ड लिखनी होती है तो पॉइंट O पर फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिए पॉइंट O पर फील्ड लिखनी है तो इस केस में अब क्या करेंगे? सेम चीज रिपीट करते हैं। पॉइंट O पर फील्ड लिखनी है तो सेक्शन 1 वायर 1 2 3 एंड 4। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे जो वायर्स हैं इन सबकी वजह से पॉइंट O पर जो फील्ड होगी उनका केस तो सिमिलर ही दिख रहा है, मतलब सबकी वजह से जो फील्ड होनी चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। एज वेल एज अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन भी सबकी वजह से जो फील्ड होगी इंडिविजुअल उन सबकी सेम होने वाली। जैसे कि अगर मैं B1 लिखूं, B1 तो B1 मतलब वायर 1 की वजह से फील्ड, ये है पॉइंट O। देखो ऐसा है ना बेटा, ये पॉइंट O है, ये वायर 1 है। इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है आपको पॉइंट O पर, क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार कितनी है? बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है पॉइंट O की इस वायर 1 से? बताओ बताओ जल्दी से।
A/2 ठीक है। अब अगर A/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड आपको क्या चाहिए होता है, ये एंगल कितना बनेगा, अब स्क्वायर है तो 45 साइन 45 प्लस साइन 45 दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन 45, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 बनेगा। ये आपने जो लिखा है ये B1 है, डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, डायरेक्शन होगी इनवर्ड, हो जाएगी बेटा। यस सर। जितना B1 है उतना ही B2 है, उतना ही B3, उतना ही B4 है, एंड सबकी डायरेक्शंस भी आप देखेंगे तो सेम आ रही है। आप क्या बोलोगे कि भाई नेट फील्ड जो पॉइंट O पर होगी वो तो 4 टाइम्स ऑफ B1 लिखी जा सकती है, तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन पाई A, ठीक है, इंटू 4/√2, एंड एक यहाँ पर 4 था, एक यहाँ पर 4 था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो नेट फील्ड पॉइंट O पर कुछ इतनी आ रही है, वो भी इनवर्ड, ठीक है क्या, ओके। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, उसके सेंटर की पोजीशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, साइड लेंथ A है। तो अभी इस केस में क्या करें, देखिए इस केस में क्या कर सकते हैं, आपको 3 सेक्शन दिख रहे हैं, तीनों को आपने 1, 2 एंड 3 बोल दिया, आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई सिमेट्री बन रही है, तो जो फील्ड 1 की वजह से होगी वही 2 की वजह से होनी चाहिए, वही 3 की वजह से होनी चाहिए, तीनों की वजह से बनने वाली फील्ड इक्वल है, तो किसी एक की वजह से फील्ड लिख देते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, तीनों का वेक्टर सम है ना, या थ्राइस ऑफ दैट कर सकते हैं। तो लेट मैंने एक सेक्शन यहाँ पे ले लिया है वायर 3, एंड ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये दिख रहा है आपको पॉइंट O, ठीक है। इस पॉइंट O पर इस वायर 3 की वजह से फील्ड लिख रहा हूं मैं, B3 बोल दिया है मैंने, कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाना है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A। अब A क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अगर देखें हम यहाँ पर, तो बेसिकली ये साइड जो थी वो A थी, ये एंगल 30 डिग्री था, तो ये लेंथ A cos 30 थी, A cos 30 का 1/3 थी ये लेंथ, दिस इज 1/3 ऑफ A cos 30, तो A√3/2, बोलो होगी क्या, बताओ बेटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है A/2√3, कितना आ रहा है, तो A/2√3, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और क्या चाहिए, साइन ऑफ द एंगल, एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल्स देखिए समझिए, अब यहाँ पर आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। अच्छा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन करते तो आपको क्या दिखता है, ये तीनों सेक्शन इक्वल ही होते, 120 120 120 ईच होते ना, सारे के सारे 120 के थे, तो ये जो लाइन होगी ये तो एंगल बाइसेक्टर होगी, ये वाली लाइन ये तो बाइसेक्ट करेगी क्योंकि इक्विलैटरल है, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, तो ये 60 एंड 60 होने वाला है, एंड अगर ये 60 एंड 60 है तो साइन 60 प्लस साइन 60 क्या बनता है ये, तो ये बन जाता सिंपली 2 टाइम्स ऑफ साइन 60, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 बन जाता, तो ये आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A 2√3 इंटू 2 इंटू √3/2, ये बन जाता, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है इसकी, डायरेक्शन तो इनवर्ड डायरेक्शन चल रही है, दिस इज B3, ये B3 है सिंपली, ठीक है ना, ओके। अब इसके साथ देखें, अगर इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A I एंड ये 3 और आ गया, ठीक है ना। ये एक वायर 3 की वजह से फील्ड है, नेट फील्ड अगर आपको सेंटर पे लिखनी है तो आप इसका 3 टाइम्स बोलेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ठीक है, ओके। यस। आपको देखिए ऐसा एक अरेंजमेंट गिवन है, XY प्लेन आपको दिख रहा था, इस XY प्लेन में देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर 4 वायर हैं जो कि XY प्लेन में नहीं है, XY प्लेन में नहीं है, बट यहाँ पर ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है कि ये
इसमें जो करंट इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसमें जो करंट जा रही है वो अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे जो करंट आ रही है मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, करंट किधर जा रही है? पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसमें भी करंट किधर जा रही है? पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। इसमें किधर जा रही है? नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से 4 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है, ऑल वायर्स आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड at origin due to wire 1 is B। वायर 1 की वजह से ओरिजिन पे जो फील्ड है वो B है। फाइंड नेट फील्ड एट origin in terms of B, and this distance is given D, 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 and also this is also D। सारे के सारे ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं। करिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, वायर 1 की वजह से ओरिजिन पे फील्ड देखते हैं। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम, यहां पर है वायर, और वायर कैसा इनफाइनाइट लेंथ का है। करंट आउटवर्ड आ रही है इस बार, समझिएगा करंट कैसी आ रही, करंट इस बार आउटवर्ड है। तो आप अगर इस डायग्राम को क्लियरली समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना 3 डायमेंशनल व्यू भी आप इसका ऐसे एक ले करके चल सकते हैं कि बेसिकली ये है एक्स वाई जेड, एंड ये जो वायर है वो यहां से कहीं जा रहा है, देखो डी डिस्टेंस पे यहां से कहीं जा रहा है, और वो भी कैसे जा रहा है? पैरेलल टू जेड एक्सिस, ऐसे जा रहा है ना। एंड इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन के अलोंग हो रही है। ये देखिए ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है। समझ पा रहे हैं क्या आप केस? इस तरह का कुछ केस है। अब इसी केस को जब आप इस जेड एक्सिस के अलोंग आकर के ही देखेंगे तब तो आपको ऐसा ही केस दिखेगा ना, करंट ऐसे दिखेगी। तो अब इस वायर की वजह से ओरिजिन पे फील्ड कितनी होगी अगर आपको लिखनी होती है तो आपको पता है फॉर्मूला तो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, करंट तो वायर में आई ही है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है? डी है ना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी डी ही है। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, एंड जिसको हमने बी बोला हुआ है। डायरेक्शन का भी सेंस आपको ध्यान से यहाँ समझना पड़ेगा। डायरेक्शन को देखिए, B1 की वजह से जब आप डायरेक्शन लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप पाम को, समझिएगा पाम को आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है। आप इधर देखिए, वीडियो में स्विच करके देखिए, वीडियो में स्विच करिए, कर लिया सर। क्या दिख रहा है आपको? इस बार करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? करंट के डायरेक्शन में थंब को रिप्रेजेंट करेंगे, थंब को रिप्रेजेंट करेंगे। देन पॉइंट किधर है? पॉइंट इस तरफ है, तो इस तरह से फिंगर्स रहेंगी। अब आप बताइए परपेंडिकुलरली पुश करने की डायरेक्शन कौन सी है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग ना। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इस बार आपको फील्ड मिलने वाली है। तो B1 जो आप लिखोगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो मैं यहाँ पर B1 को अलग से दिखा देता हूँ, B1 को दिखा देता हूँ, बाकी सारी तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। B1 ये था एक्चुअली में, तो B1 इक्वल है दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जे कैप। हो जाएगा ना? ठीक है बेटा। Yes, अब जिस तरह से हमने B1 को देखा है उसी तरह से हम बाकी सारे वायर्स की वजह से जो फील्ड है उनको लिखेंगे 1 by 1, एंड उन सब का वेक्टर सम हमको निकालना पड़ेगा, उन सब का वेक्टर सम निकालेंगे देन आफ्टर। अब देखिए बाकियों को देखिए, अब बाकियों को देखने के लिए मैं बाकी चीज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं वायर 2 बोल रहा हूँ,
इसको मैंने वायर 3 बोल दिया है, इसको मैंने वायर 4 बोल दिया है। वायर 2 की वजह से फील्ड लिखें अगर ओरिजिन पर, तो वायर 2 की वजह से जो फील्ड होगी V2 लिख देता हूं इसको मैं। ये कितनी होगी बेटा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, इतनी होगी ना। करंट आई था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी थी, इनफाइनिटी लॉन्ग है ही, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? तो अब इस केस में देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए अगेन। करंट किधर रहेगी? अलोंग द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग थंब है। पॉइंट किधर है? डाउनवर्ड है। पॉइंट किधर है? डाउनवर्ड है ना। तो पाम की परपेंडिकुलरली पुश करने की डायरेक्शन कौन सी आ रही है? एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, Let's get on. ठीक है ना। तो Yes, sir. आई कैप यहाँ पर आ गया। ओके, आई कैप आ गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर देखें B3 कितना है? B3, तो B3 का मैग्नीट्यूड देखिएगा म्यू नॉट आई का मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो तो 2I है, बोलो ठीक है ना, अपॉन 2 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ही है। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? B3 की डायरेक्शन कौन सी होगी? आई कैप। अब आप ध्यान से देखिए करंट की डायरेक्शन कौन सी है बेटा? करंट की डायरेक्शन, ध्यान से, करंट की डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये देखिए वीडियो में स्विच करिए, स्विच कर लिया। Yes, sir. करंट की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, इनवर्ड। पॉइंट किधर है? पॉइंट तो इस तरफ है, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है ना। करंट इनवर्ड है, पॉइंट इधर है ना, देख पा रहे हैं? Yes. Yes, sir. करंट इनवर्ड, पॉइंट इस तरफ। पाम की पुश करने की डायरेक्शन कौन सी है? Y axis. वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ना। Yes, Yes, पाम sir. की sir. पुश करने की डायरेक्शन कौन सी? वाई Y एक्सिस। axis. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी जे कैप हो गया। B4 देखो, B4 के लिए क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई, 2I था करंट यहाँ पर, 2 पाई डी, ये हो गया। एंड Yes, इसके sir. केस में क्या हो रहा है? इसके केस में अगर आपसे डायरेक्शन कैप। पूछी जाए तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो अगेन ठीक है. जो थंब है वो जेड एक्स, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, पॉइंट इस तरफ है, तो आई कैप, ठीक है। तो आई कैप इज द डायरेक्शन। ये हमने डायरेक्शन लिख दी। अब आप समझिए B1 जो है उसको ही B बोला हुआ है, तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड उसको B बोला हुआ, तो ये B है, ये B है, तो इसके टर्म में लिखेंगे अगर, तो B2 जो है, देखो B1 को अगर मैं B इंटू जे कैप मान लूं, है ना, मैग्नीट्यूड B मान लिया, तो अब यहाँ पर इन सबको कैसे लिख सकते हैं? तो ये भी देखो मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो B इंटू आई कैप बोला जा सकता है। B3 कितना होगा? B3, तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ B हो गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा था ना, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू जे कैप हो गया। B4 कितना हो गया? ये भी 2B आई कैप हो गया। ऐसा हो रहा है? ठीक है बेटा, बताओ ये क्लियर हो रहा है? ये B था, इस टर्म को B बोला है। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड अगर आपको ओरिजिन पे लिखनी है तो सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर दो, उन सबका रिजल्टेंट निकाल दो। मैं सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। B1 है इस तरफ, कितना है? B जे कैप, तो B मैंने दिखा दिया, जे कैप के अलोंग को डायरेक्शन दिखा दिए। B2 को दिखाएंगे, B2 को, तो B आई कैप, ये हो गया है। B3 को दिखाएंगे तो 2B जे कैप, तो 2B जे कैप, ये हो गया है। B4 को दिखाएंगे तो 2B आई कैप, बताइए ये हो गया ना। क्या दिख रहा है आपको? 3B फील्ड इस तरफ है, 3B फील्ड इस तरफ है, बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी आ गई? कितनी आ गई रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड? कितना आ गया? √2 टाइम्स ऑफ 3B आ जाएगा ना। ओके, वेक्टर्स है ना। देखिए अभी हमने क्या किया, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला दिया था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे फील्ड कितनी होगी, आपने कैलकुलेट किया फंडामेंटल प्रोसेस को यूज करते हुए। मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको कराया था कि भाई ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे फील्ड कितनी हुई है, करंट आई है अगर, तो है ना, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई भी पॉलीगन दिया जा सकता है। लेट एक रेगुलर पेंटागन दे दिया है मैंने आपको,
क्या किया, एक रेगुलर पेंटागन दे दिया ऐसे, करंट आई है, साइड लेंथ ए है, बताइए सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। तो वही फंडामेंटल प्रोसेस जो हमने सीखा है वो एप्लीकेबल है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ साइट्स बढ़ेंगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती जाएगी आपकी। तो अभी यहाँ पर मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई पॉलीगन है, देखिए कोई भी पॉलीगन है, ठीक है बेटा, किसी भी तरह का, अब ये कोई भी पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइट्स थी, कितनी साइट्स थी, n साइट्स थी, करंट आई फ्लो हो रही है इस पूरे के पूरे पॉलीगन के अंदर, साइड लेंथ इसकी a है, तो इसकी सेंटर पे जो फील्ड होगी उसका ये एक एक्सप्रेशन होता है, n म्यू नॉट आई अपॉन पाई a साइन पाई बाई n इंटू tan पाई बाई n। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर n की वैल्यू को रखना है, सिंपली n सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। आप इसको यूज करके भी फील्ड लिख सकते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एंड ये एक दूसरा सेमी सर्कल है, इनफैक्ट ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड भी हैं। इस क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रही है आई, ऐसे, ठीक है बेटा, इस पूरे पूरे क्लोज लूप में इस तरह से करंट आई फ्लो हो रही है, या ऐसे जा रही है करंट, देन ऐसे लौटेगी, क्लियर है क्या। आपको सेंटर दिख रहा होगा इन दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल्स का, ये O है, ये वाली डिस्टेंस A है, मतलब इसकी रेडियस A हो गई इनर सेमी सर्कल की, आउटर सेमी सर्कल की रेडियस B हो गई। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, क्या बताना है, पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कैसे करेंगे, तो अभी भी यहाँ पर फंडामेंटल हमारा चेंज नहीं हो रहा है, फंडामेंटल पॉइंट वही है कि हम यहाँ पर कुछ सेक्शंस एज्यूम कर सकते हैं। कौन कौन से, देखिए सेक्शन 1 ये जो स्ट्रेट वायर है, सेक्शन 2 ये जो स्ट्रेट वायर है, सेक्शन 3 ये जो कर्व्ड यहाँ पर आपको वायर दिख रहा है, मतलब सेमी सर्कुलर वायर, सेक्शन 4 ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये इन सब की वजह से अलग अलग फील्ड लिखेंगे, देन उन सारी की सारी फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो B1 इस वायर की वजह से अगर आप फील्ड लिखेंगे ओरिजिन पर, या सॉरी सेंटर O पर, तो आपको कितनी मिलने वाली है, 0। क्यों, क्योंकि एक्सिस पे ही होगा पॉइंट O, तो B1 0 होगा, सिमिलरली B2 0 होगा, ये दोनों तो 0 हो गए। बचा है अब यहाँ पर B3 एंड B4। B3 को देखिए, B3 को, तो किसी भी सेमी सर्कुलर वायर का देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी होगी, कुछ ये करंट ऐसे जाएगी तो ऐसे ही लौटेगी। किसी भी सेमी सर्कुलर वायर की सेंटर पर जो फील्ड का एक्सप्रेशन हमने देखा था, अगर रेडियस r है तो हमने फॉर्मूला देखा था म्यू नॉट आई अपॉन 4r, यही था ना फॉर्मूला, यही रिजल्ट निकल कर आया था। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू अल्फा होता था, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पाई ले ली थी, तो ये रिजल्ट है, इसको यूज करना है। B3 को अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट I is the current upon 4A is the radius, ये हो गया B3। करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी इसके सेंटर पर, तो इसके सेंटर पर करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हैंड रूल लगा सकते हैं, वही वाला राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं जो आपने सीखा हुआ है। एक और यहाँ पर आप चाहें तो हैंड रूल लगा सकते हैं। वो हैंड रूल कैसा है समझिए, आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए इस वायर में करंट के डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर ये एक सर्कल होता जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही होती, आपको इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है, तो आप फील्ड को लिखने के लिए आप छोटा सा एक एलिमेंट ले सकते हैं, उस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन लिखने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं ना ऐसे।
देखो ऐसे, बताइए फील्ड की डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? इनवर्ड। Inward. तो एक तो आपके Inwards. पास ये हैंड रूल है ही जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और एक हैंड रूल यूज कर सकते हैं, वो क्या है देखिए समझिएगा, कि अगर ये एक वायर है, इस वायर में, स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में वीडियो में देखिए, वीडियो में देखिए, देखिए दिख रहा है? Yes, sir. अगर Yes. ये एक वायर है, Yes, इस sir. वायर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? इस वायर के अंदर आप करंट की डायरेक्शन में, देखिए करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए इस तरह से, देख पा रहे हैं? Sir, right hand की ना? राइट हैंड ही यूज करेंगे हम थ्रू आउट, हम पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म में राइट हैंड ही यूज करेंगे, कंफ्यूजन ना हो कहीं भी, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करिए, कर रहे हैं? यूज करिए भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यस सर, यस सर। जब आप फिंगर्स को ऐसे करेंगे तो थंब कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है? Inward. तो आप सर्कुलर करंट के केस में इस लॉ को यूज कर सकते हैं, इस हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। आप राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, देन द थंब विल रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर वायर, ठीक है? ओके Yes, sir. Yes sir. तो अब ये जो लॉ है, ये सॉरी, ये जो हैंड रूल है, ये सिर्फ कंप्लीट सर्कल के लिए नहीं बल्कि सेमी सर्कल या सर्कुलर आर्क के लिए भी डायरेक्शन देगा। सर्कुलर आर्क के लिए भी आपको डायरेक्शन ऐसे ही मिलने वाली है, इसी को यूज करके आप बता सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम यही वाला हैंड रूल यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। इस केस में आप जब फील्ड लिखेंगे सेंटर पर, Outward. आपको डायरेक्शन कौन सी मिलने वाली है? तो फिंगर्स को कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में, आउटवर्ड फील्ड आपको मिल रही है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड B3, ठीक है? बताइए ओके। अब ये आउटर जो सेमी सर्कल है, इसकी वजह से फील्ड लिखेंगे तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, r की वैल्यू इसके लिए b हो गई है। अब इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए डायरेक्शन, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, आपको इनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी इस बार। Inwards. Inwards. B3 B4 हमने लिख दिए, B1 B2 0 थे। नेट फील्ड एट O क्या दिख रहा है आपको? B3 ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस कम थी इसके लिए, डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो B3 ज्यादा होगा, तो B3 माइनस B4 होने वाला है नेट फील्ड। हो जाएगा ना? बताइए। B3 Yes, sir. माइनस B4 करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आउटवर्ड हो जाएगी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन। Outwards. ये आंसर हो गया, ठीक है? देखिए आपको ऐसा एक अरेंजमेंट बना करके दिया गया है, ठीक है? दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर थे, बट इनको मैंने इस तरह से बेंड कर रखा है कि यहाँ पर दोनों ही क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल बना रहे हैं, ठीक है? दोनों ही करंट को कैरी कर रहे हैं, 2i एंड i रिस्पेक्टिवली। आपको ये जो पॉइंट O दिख रहा है, यहाँ पर फील्ड बतानी है। क्या करना है? पॉइंट O पर फील्ड बतानी है। क्या करेंगे? सेम पॉइंट, आप सारे के सारे सेक्शन के लिए अलग अलग फील्ड लिखेंगे। तो कितने सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं? तो ये देखिए, ये एक स्ट्रेट वायर था, वायर 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर को मैंने वायर 1 ले लिया है। इस पॉइंट पे एक कर्व्ड पार्ट ये आ गया है, इसको मैंने 2 बोल दिया है। सर्कुलर वायर आ गया है यहाँ पर, ठीक है? इसको मैंने 2 बोल दिया है। देन ये जो अगेन स्ट्रेट वायर आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको वायर 3 बोल दिया है। यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर आपको दिख रहा है, इसको मैंने 4 बोल दिया है। ये जो क्वार्टर ऑफ द सर्कल आपको दिख रहा है, अगेन इसको मैंने 5 बोला है। एंड ये जो स्ट्रेट पार्ट आपको दिख रहा है, अगेन इसको मैंने 6 बोला है। इन सब की वजह से अलग अलग फील्ड लिखते हैं, देन इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो B1 लिखेंगे तो देखिए आपको सिर्फ ये वायर 1 देखना चाहिए एंड पॉइंट O देखना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। बताओ क्या होगी फील्ड पॉइंट O पर? तो आप B1 लिखेंगे तो बेटा B1 कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4πd, यही तो होता था फॉर्मूला। बस करंट की वैल्यू यहाँ पर I नहीं है, इस वायर में करंट की वैल्यू 2i है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस D नहीं है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है यहाँ पर। बोलो ठीक है क्या? हो जाएगा ना? Yes, sir. B1 है।
B1 की डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड, ये मैंने B1 लिख दिया है। इसी तरह से B2 लिखेंगे, B2 तो B2 कितना होने वाला है, देखिए B2 तो वायर 2 देखिए, वायर 2 जिसको बोला है उसको देखिए, एंड पॉइंट O को देखिए जहां पर आप फील्ड लिख रहे थे, ये है करंट, इसमें 2I। इसके सेंटर पर फील्ड लिखनी होती है अगर आपको V2, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बेसिक फॉर्मूला किसी आर की वजह से फील्ड का, I/R इंटू अल्फा। अल्फा कौन सा होता था, वो एंगल जो आर्क सबटेंड करती थी सेंटर पर, तो यहाँ पर ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रही है, पाई/2, बोलो, है ना। तो दिस विल बी म्यू नॉट I अपॉन 8R, वो भी डायरेक्शन कौन सी इसकी, डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में देखिए, थंब को, करंट के डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्ड, बोलो। Yes. तो ये हो जाएगा B2, ये B2 लिख दिया। इसी तरह से B3, अब B3 तो उतना ही होगा जितना कि B1 है, क्योंकि दोनों सेम ही केस थे, है ना। तो B3 एंड B1 दोनों इक्वल थे, तो मैंने B3 इक्वल लिख दिया है B1 के, ओके। अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि B4 कितना है, B4, तो बताइए B4 कितना होगा, B4 कितना होगा, 0 B4 दिख, 0 क्लियर है ना, 0 एक्सिस पे ही है Yes. पॉइंट। इसी तरह से B6 कितना होगा, 0 0. 0 B5 बताइए, B5, तो B5 लिखेंगे तो आप बोलेंगे म्यू नॉट I अपॉन 8R, फॉर्मूला तो यही होगा। अच्छा यहाँ पर करंट जो थी वो 2I थी, यहाँ पर B2 में करंट कितनी थी बेटा, 2I थी B2 में, इस वाले सेक्शन में करंट 2I थी, है ना। तो यहाँ पर करंट 2I थी, इस केस में जब आप B5 लिख रहे हैं तो करंट I ही रहेगी, तो यहाँ पर B5 ये हो गया। डायरेक्शन कौन सी है B5 की, Outward. करंट ऐसे जा रही है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, डायरेक्शन Outward. आपको आउटवर्ड मिल रही है, आउटवर्ड्स ये देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अब आपको सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं, इन सब का रिजल्टेंट लिखना है आपको, इन सब का रिजल्टेंट देखेंगे तो जो जो आउटवर्ड है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो जो इनवर्ड है वो एक तरफ हो जाएंगे, देन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आंसर। तो B एट O कितना होने वाला है, देखिए B1 B3 ये सब ऐड हो रहे हैं, तो B1 B2 B3 ये सब इनवर्ड है, उसमें से B5 आउटवर्ड है ना, बोलो। तो इस तरह से आप दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, आपको नेट फील्ड मिलेगी, एंड आपको B1 B2 B3 ज्यादा मिलने वाला है, तो जो डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट फील्ड की वो इनवर्ड ही आने वाली है। दिस विल बी द आंसर, वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है क्या भैया, आपको इस बार ऐसा एक अरेंजमेंट गिवन है, ओके। एक स्क्वायर फ्रेम था, बट उसका स्क्वायर फ्रेम में से ये वाला जो पोर्शन है, हमने इस पोर्शन को रिमूव करके यहाँ पर एक सर्कल का पार्ट कनेक्ट कर दिया है, ओके। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको कुछ दिखेगा। अब इस केस में ये जो पॉइंट O मैंने दिखाया हुआ है, इस पॉइंट O पर आपको फील्ड लिखनी है, तो पॉइंट O पर फील्ड कितनी होगी आपको बताना है। क्या करेंगे, तो पॉइंट O पर फील्ड लिखने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो बोलेंगे कि भाई फंडामेंटल प्रोसेस एक ही है हमारे पास, जितने भी आपको सेक्शन दिख रहे हैं उन सबकी लेबलिंग कर दीजिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 एंड 5, इन सब की वजह से अलग अलग फील्ड लिखेंगे, एंड उन सारी की सारी फील्ड्स का वेक्टर सम कर देंगे। तो सेक्शन 1 की वजह से फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि पॉइंट O सेक्शन 1 की एक्सिस पे ही होगा। सेक्शन 2 की वजह से फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि पॉइंट O सेक्शन वायर 2 की एक्सिस पे ही होगा। सेक्शन 3 की वजह से फील्ड कितनी होगी, ये देखिए अब, तो इस सेक्शन 3 को देखेंगे तो सर्कल है, ये सर्कुलर आर्क है, इसके सेंटर पे फील्ड लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर। तो ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया हुआ है ये कितना हो गया है, तो दिस इज 3 पाई/2, है ना बेटा। तो 3 पाई/2 हो Yes. गया, ये कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है,
3/8 म्यू नॉट आई बाई आर। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? तो डायरेक्शन देखेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन तो ये वाली है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन कौन सी होगी फील्ड की? इनवर्ट। इनवर्ड। ये डायरेक्शन दिखा दी है, ये B3 आ गया। अब बताइए अब क्या बचा? B4 एंड B5। तो B4 एंड B5 अलग से देख लीजिए। ये है वायर 4 एंड ये है यहाँ पर पॉइंट O। इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है, क्या करेंगे? तो B4 आप लिखेंगे तो इक्वल होने वाला है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हम ऑलरेडी अभी एक बार ये कर चुके हैं। I इज द करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r हो गई। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी परपेंडिकुलर? 2r। साइन 0 प्लस साइन 45 बनेगा, है ना? समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग कौन सी थी? एक ये है, एक ये है। तो जो एंगल बनने वाले हैं परपेंडिकुलर के साथ वो 0 और 45 है, तो साइन 45। ये B4 है। जितना B4 है उतना ही B5 भी होने वाला है इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखें तो B4 की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, एंड B5 की डायरेक्शन देखें तो B5 की जो डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्ड होगी। तो दोनों सेम ही हो गए, B4 एंड B5 दोनों इक्वल ही हो गए। नेट फील्ड अगर ओरिजिन पर लिखेंगे, पॉइंट O पर लिखेंगे तो ये इक्वल होने वाला है B3 प्लस B4 प्लस B5। इन सब के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, देन डायरेक्शन कौन सी होगी? इनवर्ड। दिस विल बी द नेट फील्ड। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ठीक है क्या? चलिए देखिए केस देखिए क्या है। XYZ एक कोऑर्डिनेट फ्रेम आपको दिख रहा होगा। इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के अंदर मैंने एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ किया हुआ है। आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक वायर है। इस वायर में देखिए इनफाइनाइट लेंथ का है बट ये बेंट है ना? इसमें करंट आ रही है इस डायरेक्शन के अलोंग। ये डायरेक्शन आपको दिख रही है कि Z एक्सिस के पैरेलल था ये वायर, एंड नेगेटिव Z एक्सिस के अलोंग करंट आ रही थी। ये देखिए, है ना? देन इसके बाद ये एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हुई है। नेगेटिव एक्स एक्सिस से बेंड होती हुई ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आई है, एंड इसके बाद करंट पॉजिटिव Z एक्सिस के अलोंग वापस चली गई है। इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर आपको ओरिजिन पर फील्ड बतानी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, दिस इज द क्वेश्चन। क्या करेंगे? कितने सेक्शन ऑफ वायर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं? देखिए एक 1 2 3, 3 ही सेक्शन तो होंगे। स्ट्रेट वायर 1, स्ट्रेट वायर 3 एंड एक सर्कुलर आर्क जिसको 2 बोला हुआ है। सबसे पहले इन तीनों की वजह से मुझे फील्ड लिखनी है। लेट अगर मैं सर्कुलर आर्क जो है इसकी वजह से फील्ड लिखूं B2, तो इसका फॉर्मूला मुझे लगाना थोड़ा सा इजी दिख रहा है। आप बोलेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू R इंटू एंगल जो सबटेंड हो रहा होगा सेंटर पर। तो एंगल जो 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 हो गया है। सो दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 8R इंटू 3। यार है कितनी डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? B2 की। तो B2 की डायरेक्शन देखेंगे आप तो आपको इनवर्ड डायरेक्शन मिलने वाली है। ठीक है बेटा? ओके। अब इसके अलावा B1 को निकालना है। तो मेन पर्पस यहाँ पर है B1 को निकालना है, आपको समझिए। तो अब जब आप B1 को निकालने की सोचेंगे तो आप इस वायर को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो वायर 1 है उसको आप ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। 2 डायमेंशनल के अंदर अगर आप दिखाएंगे तो ये एक्स एक्सिस दिखेगा, ये वाई एक्सिस दिखेगा, एंड ये परपेंडिकुलरली करंट जा रही है। सॉरी, करंट कैसे जा रही है? नेगेटिव Z एक्सिस के लॉन्ग जा रही है ना, ऐसे कुछ। Yes, बोलो। sir. तो आप Yes. इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं। अब जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का केस है, बट यहाँ पर जो एंड है इस वायर को देखिए ध्यान से। इसका एक एंड कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। दूसरा एंड कहाँ पर है? जस्ट इस वायर 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो दूसरा एंड कहाँ पर है? दूसरा एंड तो यहीं पर है, एंड उसी एंड के बगल में होगा ये पॉइंट 2। तो इसका मतलब ये हुआ ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का केस चल रहा है। बताइए क्या आप ये गेस कर पा रहे हैं? तो B1 की वैल्यू कितनी होने वाली है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, एंड D की वैल्यू यहाँ पर R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर 1 की इस पॉइंट से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो R के ही इक्वल है ना?
डायरेक्शन कौन सी होगी B1 की डायरेक्शन? Inwards. हाँ, सब कुछ इनवर्ड आउटवर्ड थोड़ी होगी अब दुनिया में। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो वापस से, इनवर्ड नहीं है ये, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इस डायग्राम से देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी है? सर नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही डायरेक्शन, तो माइनस का जे कैप आने वाला है। ये सेम प्रॉब्लम अभी हमने की है ना यहाँ पर। Yes. Sorry, sir. ये वाली प्रॉब्लम Yes, sir. तो वही तो चल रहा है यहाँ पर, बस ये इनफाइनाइट लेंथ का था, यहाँ पर क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। तो Yes. मैग्नीट्यूड मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लिखा हुआ है, एंड डायरेक्शन कौन सी होगी? माइनस का जे कैप। ठीक है क्या? ओके। इसी तरह से जो वायर 3 है उसकी वजह से जो फील्ड होगी उसको आप लिखेंगे तो वो भी सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का केस बनेगा। तो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? तो इसकी डायरेक्शन अगर आप नेगेटिव एक्स देखेंगे, एक्सिस। देखो देखो देखो, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये है ना करंट इसमें आउटवर्ड आ रहा है, तो आप जब डायरेक्शन देखेंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली, तो थंब को रखेंगे राइट, थंब को कहाँ पे रखेंगे? करंट के लॉन्ग पॉइंट ओरिजिन की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, तो आपको पाम की परपेंडिकुलर पुश करने की डायरेक्शन जो मिलेगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगी। X-axis. Yes. Yes, sir. Yes. ये बन जाएगा। तो आपको B1 B3 दोनों दिख रहे हैं, B2 आपको दिख रहा है। B2 को अगर आप आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखेंगे, भाई इनको दोनों को हमने जे कैप आई कैप के टर्म में लिखा, तो उसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे इनवर्ड वाली जो डायरेक्शन है दैट इज माइनस के कैप, लिख सकते हैं ना, माइनस के कैप। Yes. अब आपको तीनों Yes, ही sir. वेक्टर्स मिल गए हैं, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही लिखना है आपको। तो नेट फील्ड एट ओरिजिन विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3, इन तीनों का सम आप रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए केस क्या है, ये है एक सर्कुलर वायर था, ठीक है, एक रिंग थी, कंप्लीट क्लोज रिंग है। इस बार हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया, एंड एक वायर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए कर दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब जब आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली बेसिकली यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी ना, बोलो बेटा, कुछ करंट फ्लो होगी यहाँ पे, ऐसे करंट इधर जाएगी, आई मान ली मैंने। अब आई करंट अगर ऐसे जाएगी तो उसमें से I1 करंट लेट इधर जा रही है, I2 करंट लेट इधर जा रही है। ठीक है बेटा, ओके। I1 करंट ऐसे जा रही है, I2 ऐसे जा रही है, दोनों ही वापस से I1 करंट ऐसे आएगी, I2 करंट ऐसे आएगी, दोनों रिकम्बाइन होंगे, रिकम्बाइन होकर के I करंट ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरह का अल्टीमेटली एक अरेंजमेंट है। देन हम यहाँ से करंट फ्लो करा रहे हैं, दीज आर द टर्मिनल्स। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। क्या बताना है हमें, सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने अल्फा कंसिडर करा हुआ है, एंड जो रेडियस है यहाँ पर इस रिंग की वो आर है, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो सेंटर पर मुझे Yes. फील्ड निकालनी है। अब सेंटर पर फील्ड निकालनी तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको अगेन देखना पड़ेगा कितने सेक्शन ऑफ वायर है जिनकी वजह से पॉइंट पर फील्ड हो सकती है। तो एक सेक्शन ये दिख रहा था, एक सेक्शन ये दिख रहा था। वायर 1 की वजह से सेंटर पे फील्ड 0 होगी क्या? जल्दी जल्दी आंसर दो। वायर Yes, 1 sir. की वजह से सेंटर Yes, फील्ड sir. 0 होगी क्योंकि एक्सिस पे है पॉइंट। वायर Yes, 2 sir. की वजह से भी सेंटर फील्ड 0 होगी क्योंकि एक्सिस पे है पॉइंट। तो इन दोनों की वजह से Yes, तो sir. 0 हो गई। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेक्शन को वायर 1 मान लेता हूँ एंड इस सेक्शन को वायर 2 मान लेता हूँ। अब ये दो अलग अलग वायर की तरह लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है एंड इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। बोलो बेटा, करंट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा,
अलग अलग इनको एज्यूम करना पड़ेगा। ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। देखिए वायर 1 में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड लिखे हैं, तो B1 मान लेते हैं। B1 किसको मैं बोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड, तो इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड आपको लिखनी है, तो एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन R। I1 इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर 1 इनटू एंगल कितना हो जाएगा ये, अगर ये अल्फा था तो ये कितना हो जाएगा, लेट इसको मैंने बीटा मान लिया, इसको मैंने बीटा ही बोल दिया, तो ये बीटा हो गया। ठीक है बेटा, ओके। डायरेक्शन कौन सी होगी, इस B1 की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड। इनवर्ड। अच्छा इसी तरह से B2 लिखें, अगर B2 कितना होगा, तो B2 आप लिखेंगे तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R, इसमें फ्लो होने वाली करंट I2 थी, एंगल कौन सा, अल्फा। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड। आउटवर्ड। नेट फील्ड लिखेंगे अगर, तो नेट फील्ड के लिए आपको दिख रहा है कि भाई दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनके डिफरेंस से आने वाली नेट फील्ड है ना, तो इनका डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। इनका डिफरेंस अगर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। ये B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, R कॉमन है, इन ब्रैकेट लिखा हुआ I1 इंटू बीटा, एंड B2 के अंदर लिखा होगा I2 इंटू एल्फा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा नेट फील्ड निकालने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए ध्यान से कि भाई आप यहाँ पर इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो ये वाला जो वायर था इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये वाला जो वायर था इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, देन करंट ऐसे आ रही थी एंड ऐसे जा रही थी, ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। Yes, sir. इधर Yes, जाने sir. वाली करंट I1 है, इधर जाने वाली करंट I2 है। अच्छा ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड माने जाएंगे, पैरेलली कनेक्टेड है दोनों, है ना। Yes, sir. एंड अगर यहाँ पर आप देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो अगर इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R1 एंड इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R2 मान लूं मैं, तो I1 इंटू R1 इक्वल होगा I2 इंटू R2 के, होगा ना। I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट R1, अब पार्ट R1, अब ये पूरी की पूरी जो रिंग है वो तो किसी कॉमन मटेरियल्स की बनी होगी, तो हम R1 को लिखेंगे रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस आर्क L1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका A है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरे का भी A ही होगा, बोलो बेटा ठीक है ना, ओके। तो Yes. A उस तरफ लिखा होगा I2 इंटू रो L2 बाई A, इस वाले पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने कंसिडर किया हुआ है L2, ठीक है, ओके। यहाँ से रो कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल हो रहा है, I1 इंटू L1 इक्वल है I2 इंटू L2 के। L1 L2 क्या है, तो L1 L2 आप देखें यहाँ पर, तो हम एंगल के फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि एंगल इक्वल होता था आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस इंटू एंगल के, तो इसको आप लिख सकते हैं रेडियस R इंटू बीटा, लिख सकते हैं। ये एंगल कितना था, बीटा था ना, तो बीटा किसके इक्वल था, L1 अपॉन R के, तो L1 कितना होगा, बीटा इंटू R। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो अल्फा किसके इक्वल था, L2 अपॉन R के, तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, R इंटू अल्फा, कैंसिल हो गया, I1 इंटू बीटा इक्वल है I2 इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, बताइए समझ पा रहे हैं क्या। Yes, sir. रिजल्ट आपको क्या दिखा रहा है कि Yes, sir. I1 बीटा माइनस I2 अल्फा दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है। एंड अगर दोनों का डिफरेंस 0 है तो इस एक्सप्रेशन से क्या दिख रहा है आपको कि नेट फील्ड जो होगी वो तो 0 आ गई है, ये जो ब्रैकेट था ये 0 हो गया है ब्रैकेट के अंदर, तो नेट फील्ड आपको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है इस केस के अंदर, ठीक है ना, बताइए। Yes, sir. Yes. देखिए कंडीशन याद रखिए, दिस रिजल्ट इज वैलिड
only when the ring is made up of uniform cross section, sorry, ring is made up of same material and of यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो हमने रिंग ली हुई थी वो सेम मटेरियल की बनी हुई है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा केस कंसिडर कर लें, देखिए ऐसा कुछ, ये एक रिंग है, देखिए मैं एग्जांपल एक दिखा देता हूँ कि ये एक रिंग है। इस रिंग में जो ये वाला पार्ट है इसकी थिकनेस ज्यादा है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर एक, ये इसका सेंटर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दिया जहां से आई आ रही है करंट, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया जिससे आई जा रही है करंट, एंड देन ये आपको सेंटर दिख रहा है। अब बताइए सेंटर पे फील्ड कितनी होगी? तो अब इस केस में सेंटर पे फील्ड 0 होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेसिक प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा कि ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। क्रॉस सेक्शनल रेडियस मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए अब इस बार हम वो वाला रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, I1 इंटू बीटा इक्वल होगा I2 इंटू अल्फा, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ तक तो सारी कैलकुलेशन अपनी सेम थी, बट इसके बाद जब आपने एक्सप्रेशन लिखा था उसमें दोनों तरफ का एरिया क्या लिया था, दोनों ही सेक्शन का सेम लिया था। बट इस बार आप दोनों सेक्शन का एरिया सेम नहीं ले सकते, एंड अगर दोनों को सेम नहीं ले पाएंगे तो यहाँ पर A1 बाई A1, एक में A1 चल रहा होगा अपॉन में, एक में A2 चल रहा होगा, तो आप एग्जैक्टली ये रिलेशन तो नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। तो अब इस केस में ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 0 फील्ड नहीं मिलने वाली। आपको फंडामेंटल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, आपको अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी, एंड इसके अलावा आपको क्रॉस सेक्शनल रेडियस चाहिए होंगी, देन आप इसको फर्दर आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है क्या, बताइए।